Hello everybody, in this lecture we will learn about the concrete technology. This is the second lecture of the concrete technology. तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंक्रीट किसको बोलते हैं, कंक्रीट का काम क्या होता है और कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस तरीके से मेजर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से जल्दी जल्दी रिवाइज करवाना चाहूँगा कि कंक्रीट का जो कंप्रेशन टेस्ट होता है। देखिए कंक्रीट से हमें चाहिए क्या, हम क्या डिज़ायर करते हैं किसी भी कंक्रीट के ब्लॉक से। तो हमें चाहिए कंक्रीट से एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या चाहिए? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें चाहिए। ठीक है। बेसिकली कंक्रीट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो कंक्रीट का मतलब होता है, आप बोल सकते हो, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट प्लस में कोर्स एग्रीगेट प्लस में वाटर। ठीक है। अगर मैं सीमेंट जो कि एक बाइंडर की तरह काम करता है, फाइन एग्रीगेट, अब फाइन एग्रीगेट क्या होता है, मैं एक सीव लूँ, सीव पता है ना क्या होता है, छलनी लूँ, और उस छलनी से अगर मैं एग्रीगेट्स को डालूंगा तो 4.75 mm, 4.75 mm, तो 4.75 mm की सीव से कोई भी एग्रीगेट अगर पास हो जाता है, जो एग्रीगेट पास हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। और जो एग्रीगेट रिटेन कर जाता है उसको हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंस बिटवीन द फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। द कोर्स एग्रीगेट्स आर द एग्रीगेट्स विच रिटेन ऑन द sieve ऑफ 4.75 mm, एंड जो पास हो गया उनको हम फाइन एग्रीगेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे को सीमेंट आपने एज अ बाइंडर के रूप में यूज़ करना है यहाँ पे किसी भी कंक्रीट में। और फाइन एग्रीगेट आपको पता है कि जो फाइन एग्रीगेट होता है वो बल्क इंक्रीज करता है, मतलब कि आपको सीमेंट कम यूज़ करने हो इसलिए फाइन एग्रीगेट यूज़ करते हैं। इन द केस ऑफ द थर्ड विच इज़ नॉन एज द कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट क्यों यूज़ किया जाता है? कोर्स एग्रीगेट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आप फिलर की तरह काम करता है, वो भी एक तरीके से बल्क को बनाने में काम करता है। और जो वाटर होता है वो सीमेंट से रिएक्शन करने में करने के बाद में एक बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ आपको दे। तो इससे क्या मिलती है हमें? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मिलती है। तो आप बोल सकते हो सीमेंट और वाटर दोनों का अगर मैं मिला दूँ तो एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से बोगस कंपाउंड्स बनते हैं, और बोगस कंपाउंड्स क्या देते हैं? आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो इसको बोलते हैं। अब आपको कोई भी पूछे कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए, तो वाटर सीमेंट रेशियो हमेशा 0.4 से लेके 0.6 के बीच में, दिस इज द बेस्ट वैल्यू टू फाइंड, यू कैन से दिस इज द बेस्ट वैल्यू टू कंसिडर द वाटर सीमेंट रेशियो। 0.4 से लेके 0.6 के बीच की जो रेशियो होता है वाटर सीमेंट का, वो सबसे बेस्ट रेशियो होता है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो समझ में आ गया? तो हमें चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो किस तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करेंगे? तो अभी मैंने बताया कि आप क्या करोगे, एक सीमेंट लोगे, उसके अंदर फाइन एग्रीगेट बोलोगे। मैंने अभी बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ कि 4.75 mm की सीव के नीचे निकलने वाले जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं सब फाइन एग्रीगेट्स होते हैं, और ऊपर बचने वाले सारे कोर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे फाइन के साथ में कोर्स एग्रीगेट भी लेंगे, और कोर्स एग्रीगेट कितने लेने हैं? 4.75 mm से मिला के से लेके 38 mm तक के साइज वाले आपको यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट लेने हैं। एज वेल एज यू हैव टू कंसिडर द वाटर ऑल्सो हियर। तो जो सीमेंट एंड वाटर होगा वो मिलके आपको क्या देगा? एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा। एंड जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट होगा वो आपका बल्क फिलिंग का काम करेगा। गॉट इट? तो सीमेंट प्लस में वाटर विल गिव यू द बाइंडिंग प्रॉपर्टी, एंड द fine aggregate and the coarse aggregate will give you the filler. It will work as a filler, or you can say it will fill the blank space or the voids of the complete concrete. Okay, got it. इसके बाद क्या करना है? इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद में एक मिक्स तैयार करना है। मिक्स तैयार करने के बाद एक क्यूब तैयार करना है। अब दो कंडीशंस होती हैं, एक ये एक्सपेरिमेंट या तो क्यूब के साथ भी कर सकते हो, या फिर ये एक्सपेरिमेंट हम एक सिलेंडर के साथ भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सिलेंडर के साथ कब करना है और क्यूब के साथ कब करना है। इंडिया के अंदर जो हम लॉ फॉलो करते हैं उसके अंदर क्यूब्स का ही एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। जितने भी आप कोड देखोगे उसमें क्यूब की जो साइज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कंसिडर करवाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये कंक्रीट के लिए होता है और एक सीमेंट के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। वो सीमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसमें हम जो क्यूब बनाते हैं, सीमेंट के लिए जो क्यूब बनाते हैं उसके जो डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं 70.5 mm। आप कभी कभी देखोगे 70.6 mm भी आपको देखने को मिल सकता है।
तो जो सिलेंडर होता है उसका जो डाया होता है वो होता है ऑलमोस्ट 150, और जो हाइट होती है वो होती है 300 mm। तो यहाँ पे अब यूएस के अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की देखते हैं वो आप किससे देखते हो, आप देखते हो सिलेंडर से। लेकिन आप इंडिया के अंदर कौन सा लॉ फॉलो करते हो, क्यूबिकल वाला। तो यहाँ पे हम क्यूब बनाते हैं, कितने मेजरमेंट का, 150 इंटू 150 इंटू 150। तो इतने एम का हमको यहाँ पे क्या बनाना है, क्यूब क्रिएट करना है। करने के बाद में यहाँ पे इसके उसको ले जाके सबसे पहले 24 घंटे तक इसको क्या रखना है, 90% ह्यूमिडिटी पे रखना है। ठीक है, वाइब्रेटर से क्या करना है, इसको कॉम्पैक्ट करना है। कॉम्पैक्ट नहीं करोगे तो जितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए उससे कम स्ट्रेंथ आपको मिलती है। तो यहाँ पे 90% ह्यूमिडिटी आपको 24 घंटे तक इसको 90% ह्यूमिडिटी पे रखना है। सीमेंट कंक्रीट जो आपने पूरा ब्लॉक बनाया है 150 का, तो 90% ह्यूमिडिटी का मतलब है बेसिकली आपने जो मोल्ड बनाया, मोल्ड मतलब जो सांचा होता है, उस सांचे के चारों ओर एक कपड़ा रखना है। और वो कपड़ा हमेशा किससे भीगा रहना चाहिए, पानी से भीगा रहना चाहिए। उससे उस कपड़े से इसको ढक देना है, इस मोल्ड को ढक देना है। आफ्टर दैट व्हाट वी शुड डू, उसके बाद में इसको पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद में 3 सैंपल आपको पानी में डालना है। 24 घंटे के बाद में उस जो मोल्ड से निकालोगे वो उसके 3 सैंपल होंगे। पहला सैंपल 7 डेज के लिए, दूसरा सैंपल 21 डेज के लिए, और तीसरा सैंपल 28 डेज के लिए। 3 सैंपल अलग अलग डेज पे आपको पानी में डाल के निकालने हैं। पहला सैंपल निकालना है जो 7 दिन के बाद में निकाल लेना है, दूसरा सैंपल निकालना है जो कि 21 डेज के बाद में पानी से निकालना है, तीसरा सैंपल निकालना है 28 डेज के बाद में पानी से निकालना है। फिर उसके बाद में उसको कहाँ पे लेके आना है, आपको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में लेके आना है। और जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होगी उसके ऊपर क्या करना है, आपको पहले 7 डेज के बाद में जो 150 mm का जो हमने ब्लॉक बनाया था उसको रखना है। और यहाँ पे क्या करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब यूटीएम से यहाँ पे फोर्स लगाना है। और किस रेट से लगाना है, 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट के हिसाब से, है ना। यूटीएम पे आप बोल सकते हो 14 मेगा पास्कल पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे आपको लोड लगाना है। और 7 डे का लगा दिया, 7 डे पे आपको यहाँ पे रीडिंग मिल जाएगी। 21 डे के बाद में आप यहाँ पे लोड लगाओगे, और एक लोड कंसिडर करोगे 28 डेज के बाद वाला। तो आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। एक मिलेगी ए, एक मिलेगी बी, एक मिलेगी सी। और इनका आपको क्या करना है, एवरेज लेना है। जब आप तीनों का एवरेज लोगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मान लेते हैं डी मिलेगी, ठीक है। और जो डी वैल्यू है वो ए, बी और सी, इन दो डी के और ए के, और डी के और बी के, और डी के और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो 15% कम और 15% ज़्यादा, बस इतना होना चाहिए। अगर 15 से ज़्यादा डिफरेंस आपको 20-30 ऐसा देखने को मिल रहा है तो पक्का कहीं ना कहीं या तो आपके मोल्ड में गड़बड़ है, या आपके जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, जो टेस्टिंग परफॉर्म किया उसमें गड़बड़ है। तो जो चीज़ आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि किस रेट से आपको यहाँ पे लोड लगाना है। तो 14 मेगा पास्कल पर मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पे लोड लगाना है इस सैंपल के ऊपर। क्लियर हुई इतनी बात, ओके। आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट के हिसाब से आपको लोड लगाना है। क्लियर। तो मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो आपके 3 वैल्यूज आएंगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3, उसको एवरेज निकालने के बाद में आपके पास में एक डी वैल्यू आएगी। वो जो डी वैल्यू है वो a, b और c के 15% से ज़्यादा उसके बीच में डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलने चाहिए। ये तो होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग खत्म। अब जो कंक्रीट के ऊपर करते हैं वो करते हैं फ्लेक्सुरल टेस्टिंग। देखो, फ्लेक्सुरल टेस्ट का मतलब होता है बेंडिंग स्ट्रेंथ को टेस्ट करना। इस केस में क्या होता है, इस केस में हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं। क्यूबॉइड, अभी तक क्यूब बना रहे थे, 150 इंटू 150 इंटू 700 का एक क्यूबॉइड बनाते हैं। क्यूबॉइड बना लिया। क्यूबॉइड बनाने के बाद में इस क्यूबॉइड को 2 रोलर्स के ऊपर रखा जाता है, एक रोलर यहाँ पे और एक रोलर यहाँ पे। अब इन रोलर्स की क्या क्या वैल्यूज़ होती है ये आपको ध्यान से देखना है। इसकी डाया होती है 38 mm, 38 mm डाया वाला आपको रोलर लेना है। यहाँ पे 38, ये जो डाया होगी वो होगी 38 mm की। क्लियर। और जो इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिफरेंस आप बोल सकते हो डिस्टेंस होगी वो होगी 600 mm, 600 mm, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप रखोगे इस मोल्ड को। ये मोल्ड भी आपको पानी से निकालना है 7 डेज, 21 डेज, 28 डेज के बाद में सेम वैसे ही। और ऊपर सेम रोलर रखना है 38 डाया का, और उनके सेंटर के बीच की डिफरेंस जो डिस्टेंस होगी वो 200 mm होगी। मतलब दिस डिस्टेंस विल बी
200 mm। क्लियर। और यहाँ पे लगाना है आपको फोर्स। यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, यू हैव टू अप्लाई हियर फोर्स। फोर्स अप्लाई करोगे यहाँ पे किस रेट से अप्लाई करना है, तो 0.7 मेगा पास्कल पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे लोड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक बेंडिंग क्रिएट होगी, यहाँ पे एक बेंडिंग क्रिएट होगी और एक टाइम पे ये टूट जाएगा, उसको नोट कर लेना है जितने फोर्स पे टूट जाता है। तो बस इसी तरीके से आपको फ्लेक्सुरल टेस्टिंग मिलेगी। क्लियर हो गई बात? ओके। अब इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करना है जिसका नाम होता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर ब्राजीलियन टेस्ट के नाम से भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्राजीलियन टेस्ट। ब्राजीलियन टेस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए ब्राजीलियन टेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा टेस्ट जिसके अंदर आप एक सिलेंडर लेते हो। इसमें क्या करते हो, एक सिलेंडर लेते हो। ये बेसिकली किस चीज को निकालने के लिए यूज होता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए यूज होता है। एक आपको यहाँ पे सिलेंडर लेना है और उस सिलेंडर की जो डाया लेनी है, सेम जो कंप्रेसिव में यूएस के नॉर्म्स के हिसाब से हम ले रहे थे 150 mm और 300 mm की हाइट लेनी है। इस तरीके से आपको इसकी हाइट और डाया लेनी है। लेने के बाद में क्या करना है, इसको एक ब्राजीलियन टेस्ट मशीन होती है, कुछ ऐसी दिखाई देती है, कुछ ऐसी दिखाई देती है, यहाँ पे रख देना है। एक प्लेट यहाँ होती है ऊपर और एक प्लेट नीचे होती है यहाँ पे, और यहाँ पे लगाना है फोर्स, यहाँ पे लगाना है फोर्स। अब फोर्स किस रेट से लगाना है याद रखना है, 2 मेगा पास्कल पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे आपको फोर्स अप्लाई करना है ऑन दिस सिलेंड्रिकल, बोल सकते हो सिलेंड्रिकल स्पेसिमन। तो यहाँ पे एक चीज देखने को आपको मिलेगी क्या, कि कुछ पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से में आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, नीचे भी यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से में आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, लेकिन बीच वाले हिस्से में चीजें खींच के बाहर निकलना चाहेंगी तो टेंशन देखने को मिलेगा। तो कितने हिस्से में आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेंशन देखने को मिलेगी, तो आप बोल सकते हो 5D/6 वाले पार्ट में। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दिस पार्ट इज नोन एज D/6 पार्ट ऑफ द कंप्लीट डाया। डाया का छठे हिस्से में आप बोल सकते हो, डाया के छठे हिस्से में आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा और 5th/6 हिस्से में आपको यहाँ पे टेंशन देखने को मिलेगा। गॉट इट? अब अगर कोई आपसे पूछे कि टेंशन या फिर बोल सकते हो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे है 2P/LD बोल सकते हो। 2 तो कांस्टेंट है ही, P जितना फोर्स आप लगा रहे हो, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 3.14। L क्या है, L है आपकी लेंथ ऑफ द स्पेसिमन, D फॉर द डाई ऑफ द स्पेसिमन। ये आपको यहाँ पे जस्ट पुट करनी है वैल्यूज और आंसर निकाल के लाना है। तो मैंने आपको बताया था कि D/6 में आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, 5D/6 में आपको टेंशन देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो कि टेंशन जो देखने को मिलेगा वो आपको 5D/6 पार्ट में देखने को मिलेगा, और कंप्रेशन कितने पार्ट में देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा D/6 पार्ट में आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा। तो ये था आपका स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इसको ही ब्राजीलियन टेस्ट के नाम से बोलते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट को, तो पहला जो है वो है आपका साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलता, और मैंने पहले भी बोला था आपसे, कि आप अगर 2 तरीके के यहाँ पे स्पेसिमेन यूज कर सकते हो कंप्रेशन में, एक तो क्यूबिकल और एक सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे ध्यान से अगर कोई भी आपसे पूछे कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट किस में आएगा, तो मैं बोलूँगा कि आपके जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन में आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप बोल सकते हो कि जब क्यूब को तोड़ा जाता है तो मान लो ये 100 मेगा पास्कल पे टूटेगा, तो जो क्यूब होगा वो आपका 115 मेगा पास्कल पे टूटेगा। बस ये डिफरेंस होता है। अगर क्यूब आपका 115 पे टूट रहा है तो बोल सकते हो कि सिलेंडर 100 पे टूटेगा। मतलब 15% का डिफरेंस होता है दोनों टाइप ऑफ स्पेसिमेन के अंदर। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज एंड शेप ऑफ द स्पेसिमेन। ओके,
दूसरा जो फैक्टर होता है जो कि किस पे जो कि इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट को, वो होता है टाइप ऑफ स्ट्रेस। आप किस तरीके का स्ट्रेस उसके ऊपर दे रहे हो, आपके स्पेसिमन के ऊपर दे रहे हो। आपका स्पेसिमन कैसा है, आपका स्पेसिमन है क्यूबिकल। कैसा स्पेसिमन है, क्यूबिकल स्पेसिमन आपके पास में है। अब क्यूबिकल स्पेसिमन में अगर मैं बोलूँ कि नीचे से मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगाया और ऊपर से मैं जबरदस्त एक ही डायरेक्शन में लोड लगा रहा हूँ, और दूसरी कंडीशन अगर मैं आपको दूं कि यहाँ पे एक क्यूबिकल स्पेसिमन है और मैं यहाँ पे आगे से भी फोर्स लगा रहा हूँ, ऊपर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे से भी लगा रहा हूँ, पीछे से भी लगा रहा हूँ, चारों तरफ से अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस स्पेसिमन के ऊपर, तो आप मुझे बताइए कि ए और बी केस इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो आप मुझे बताइए कि ए केस में कि बी केस में, कौन से केस के अंदर जो स्पेसिमन होगा वो जल्दी ब्रेक होगा। तो आंसर होगा ए केस के अंदर। क्यों? कि जब आपका यूनिडायरेक्शनल या बोल दो कि सिंगल डायरेक्शन में आपका कोई भी एक स्पेसिमन के ऊपर फोर्स, कंटिन्यू फोर्स लगता है तो वो ब्रेक हो जाता है या क्रश हो जाता है। लेकिन जब 3 डायमेंशन के ऊपर फोर्स लगता है तो क्रश नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये याद रखनी है कि 3 के ऊपर नहीं लगता और 15% का डिफरेंस होता है साइज के ऊपर और आपके स्ट्रेस के ऊपर। 15% का डिफरेंस होता है, मतलब 15% ज़्यादा आप बोल सकते हो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है आपका क्यूबिकल स्पेसिमन एज कंपेयर टू योर सिलेंड्रिकल स्पेसिमन। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करेगा आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ को? तो देखो, जो आपका मॉइस्चर ऑफ द मॉइस्चर कंडीशंस होती हैं। मैं आपको स्पेसिमन दूं, दो आपको सैंपल दूं। स्पेसिमन जहां पे यूज कर रहा हूं उसका मतलब है सैंपल। अगर मैं 2 कंक्रीट के सैंपल्स आपको देता हूं, एक सैंपल है जो कि है सूखा, बिल्कुल ड्राई सैंपल अगर मैंने आपको दिया, और एक सैंपल मैंने आपको क्या दिया, आपको दिया मैंने मॉइस्ट दिया। तो आप मुझे बताइए कि दोनों को तोड़ना, दोनों में से किसको तोड़ना, दोनों में से किसको क्रश करना इजी होगा, ए को कि बी को, सूखे को कि गीले को? तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स गीले वाले को, आप बी वाले को इजीली तोड़ पाओगे। तो वो कितना डिफरेंस होता है सूखे में और गीले में? तो आप बोल सकते हो 1.1 से 1.2 गुना टाइम्स स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है किसमें, आपके ड्राई वाले में। तो इक्वल लिखने के लिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो बात समझ में आएगी कि जो ड्राई और मॉइस्ट का जो डिफरेंस होता है स्ट्रेंथ का, वो कितना होता है, 1.1 से लेके 1.2 टाइम्स। ओके, तो मॉइस्ट जो होता है वो इजीली क्रश हो सकता है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इन ऑल मैनर्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। और कौन सा चीज है जो कि इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट को? तो एयर वॉइड्स। ओके, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक सैंपल है और दूसरा सैंपल है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, साइज वाइज सब कुछ सेम है, सारा मटेरियल सेम है, लेकिन ए के अंदर वॉइड्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं। सो मैनी वॉइड्स आर प्रेजेंट इन ए सैंपल। बी के अंदर नहीं है, एक भी वॉइड प्रेजेंट नहीं है बी के अंदर। बी बिल्कुल एकदम ठोस, एकदम सॉलिड भरा हुआ है। तो आप मुझे बताइए किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बी की कि ए की, या किसकी कम होगी, ए की कि बी की? तो ऑफ कोर्स ए वाले की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, बिकॉज इसके अंदर वॉइड्स ज़्यादा है, इजीली ये क्रश हो सकता है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करती है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट को, वो है रेट ऑफ लोडिंग। देखिए, आप किस रेट से आप लोडिंग को लगा रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सडन शॉक दे दिया तो आपकी कंक्रीट क्रश होगी ही होगी यार। ग्रेजुअल लोडिंग होती है, उसमें धीरे धीरे कंक्रीट ब्रेक होना स्टार्ट होती है। गॉट इट? तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट कौन सी चीज़ है, टाइप ऑफ एज ऑफ द सीमेंट। हाँ, सीमेंट कितनी पुरानी है आपको पता है? जिस दिन से सीमेंट मैन्युफैक्चर होती है उसके 90 डेज तक, उसके सिर्फ 90 डेज तक ही सीमेंट आप यूज़ कर सकते हो, या बोल दो ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन तक यूज़ कर सकते हो। आफ्टर 100 डेज अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी जो कंक्रीट आएगी उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए सीमेंट की एज पे भी डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। क्लियर हो गई बात? और कौन से इफेक्ट है? अब देखो, किसी भी कंक्रीट की अगर मैं टाइमिंग और स्ट्रेंथ को बढ़ने का रिलेशन देखूं तो कुछ इस प्रकार है। पहले दिन अगर आपने लगाया सुबह, तो रात तक या पूरे 24 घंटे के बाद में जो स्ट्रेंथ होती है वो 16% हो जाती है। 3 दिन के बाद में 40% हो जाती है, 7 दिन के बाद में 65% हो जाती है, और ऐसे ही करते करते 28 डेज में 99% आपको स्ट्रेंथ मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज हो रही है, रेट ऑफ द स्ट्रेंथ इज गेनिंग लो। स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है,
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 24% का गेन हो रहा है, लेकिन बाद में आते आते टाइम के साथ में यहाँ पे रेट ऑफ चेंज बिल्कुल कम है। तो टाइम के साथ साथ आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ विद टाइम विल इंक्रीज, टाइम के साथ, लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज। मतलब रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ टाइम के साथ में इंक्रीज होती है। कोई भी पूछे कि 100% स्ट्रेंथ कितने दिन में मिल जाती है कंक्रीट से, तो आंसर होगा 28 डे से या फिर 30 डे, एक मंथ बोल सकते हो, एक मंथ के अंदर आपको कंप्लीट स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। और कौन सी चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करती है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट को? तो सातवीं चीज़ है सीमेंट एंड एग्रीगेट रेशियो। मतलब सीमेंट का और एग्रीगेट का क्या रेशियो है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। किस तरीके से करता है? प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, सीमेंट एग्रीगेट विल ग्रेटली इन्फ्लुएंस कंक्रीट स्ट्रेंथ। With an increase in the cement to the aggregate ratio, ultimate strength will be increased so that some extent। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सीमेंट को एग्रीगेट्स के एक्सटेंट में बढ़ा दूं तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा कंक्रीट के अंदर सीमेंट का रेशियो होगा एज कंपेयर टू एग्रीगेट, तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। बस इतनी समझने वाली बात है। वाटर सीमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लिमिटेड, आप बोल सकते हो लिमिटेड रेशियो में ही आप रख सकते हो। वाटर सीमेंट रेशियो का जो आप बोल सकते हो कि बेस्ट रेंज है वो होती है 0.4 टू 0.6। अगर आप वाइब्रेटर यूज कर रहे हो कॉम्पैक्शन के लिए तो वाटर सीमेंट रेशियो कैन बी 0.3 कैन बी, बट बेस्ट जो रेशियो का रेंज होता है वो होता है 0.4 से लेके 0.6 के बीच में। तो वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी 0.4 टू 0.6 ओनली। एंड वाटर सीमेंट रेशियो व्हेन यू आर यूजिंग वाइब्रेटर एज कॉम्पैक्शन तो यू कैन यूज 0.3 वाटर सीमेंट रेशियो। देखो वाटर सीमेंट रेशियो का बेसिकली मतलब क्या होता है यार? वाटर सीमेंट रेशियो का बेसिकली मतलब होता है कि आप कितने सीमेंट में कितना पानी डाल रहे हो, है ना। वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब यही तो होता है कि कितने सीमेंट में आप कितना पानी डाल रहे हो। लेट्स मूव फर्दर। टाइप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट, दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा तरीके से इफेक्ट करता है। किस तरीके से करता है, ध्यान से सुनो। साइज ऑफ एग्रीगेट एंड द टाइप ऑफ एग्रीगेट। फॉर एग्जाम्पल आपने दो कॉन्क्रीट यहाँ पे तैयार किए, कॉन्क्रीट ए एंड द कॉन्क्रीट बी। ओके, कॉन्क्रीट ए के अंदर क्या किया आपने, यहाँ पे फ्लैकी या फिर नॉन वेल एग्रीगेट, नॉन ग्रेडेड एग्रीगेट आपने यूज़ कर लिए, आपने राउंडेड कर लिए, सेम साइज़ के कर लिए। लेकिन यहाँ पे आपने कैसे किए, वेल ग्रेडेड। अब आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉन वेल ग्रेडेड एंड वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। देखो एग्रीगेट जिसकी साइज, ऐसे एग्रीगेट एक तो एग्रीगेट लोगे नहीं, बहुत सारे होते हैं, करोड़ों में होती है उनकी संख्या। ऐसे एग्रीगेट जिनकी हर टाइप की साइज मिले उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। क्या बोलते हैं? वेल ग्रेडेड, ठीक है। लेकिन ऐसा एग्रीगेट जिसकी साइज एक जैसी हो, इसमें मैक्सिमम वॉइड्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे मैक्सिमम वॉइड्स? देखो ध्यान से, अगर मैं एक हिस्से में सेम साइज का पत्थर अगर डालता रहूँगा एक सेम साइज का पत्थर, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये वॉइड्स है, ये जगह है, यहाँ पे मैक्सिमम वॉइड मिलेगी। लेकिन एक मेरे पास में अलग अलग साइज के पत्थर है, कोई छोटा है तो वो अपनी अपनी जगह बना लेंगे, अपने आप अपनी अपनी जगह बना लेंगे। अलग अलग स्ट्रक्चर के, एंगुलर हैं, बाउंड भी बना लेंगे। तो हमें वेल ग्रेडेड उसको बोलना है जिसके अंदर हर टाइप के, हर साइज के क्या हो, हर साइज के एग्रीगेट्स प्रेजेंट हो। फैक्टर्स नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, कि कितना आप कॉम्पैक्ट करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन एडिक्वेट कॉम्पैक्शन लीडिंग एयर वॉइड्स कंटेंट 5%। मतलब अगर अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं करते हो तो 5% आपका वॉइड्स आ जाता है, जो कि स्ट्रेंथ, देखो 5% वॉइड जो होता है ना, वो कितना लॉस देता है पता है? 30% ऑफ द स्ट्रेंथ का लॉस देता है, ठीक है। और अगर आपके पास में 10% वॉइड्स है ना, वो आपको 55% स्ट्रेंथ आपकी कम कर देगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, 5% वॉइड आपको 30% लॉस देगा स्ट्रेंथ में। बस इस तरीके से कॉम्पैक्ट होना ही चाहिए ना यार। वाइब्रेशन से करो, डिफरेंट मेथड उनसे करो, लेकिन कॉम्पैक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट होता है मिक्सिंग टाइम, आप कितने देर तक उसको मिलाते हो, अच्छे से मिलाते हो। तो अगर मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी, सेग्रीगेशन होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बस इतनी बात याद रखनी है।
क्योरिंग मेथड, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। देखो क्योरिंग मतलब होता है तराई, पानी डालना। अगर कोई बोले कि ये कंक्रीट का कोई भी एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मिनिमम कितने दिन तक क्योरिंग होनी चाहिए, तो मेरा आंसर होगा 10 डेज तक। ये तो असेंशियल है। और बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, तो बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि आपको 21 डेज तक आपको यहाँ पे क्योरिंग करनी है। वो 1 महीने तक भी कर सकते हो। तो क्योरिंग डिसाइड करता है कि आपकी जो कंक्रीट की इनिशियल स्ट्रेंथ गेनिंग होगी वो कितनी होगी। जितनी ज़्यादा दिनों तक आप क्योरिंग करोगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म में गेन होती चली जाएगी। गॉट इट। लेट्स मूव फर्दर। अब हमारी बात हो गई ख़त्म कि किस किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करता है आपका कंक्रीट। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कंक्रीट को बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सीमेंट की, प्लस में फाइन एग्रीगेट की, प्लस में कोर्स एग्रीगेट की, प्लस में पानी की। तो सीमेंट की बात बीएमसी में अलग से करते हैं हम। सीमेंट और वाटर की बात मैंने थोड़ी बहुत तो अभी करी थी कि सीमेंट वाटर रेशियो क्या होता है, पानी में सीमेंट पूरे में कितना डालना चाहिए, 0.4 से 0.6। अब हम बात करेंगे इन दोनों की, जिनका नाम है एग्रीगेट। देखो एग्रीगेट होता ही क्यों है, एग्रीगेट होता है कि आपको कंक्रीट बनाना है। अब आप कंक्रीट सीमेंट और पानी से भी बना सकते थे, लेकिन ना तो अच्छी बॉन्डिंग मिल सकती है आपको सीमेंट और पानी से, ना आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा, इतना महंगा पड़ता है सीमेंट, तो आप सिर्फ और सिर्फ सीमेंट से भी काम नहीं चला सकते, और एक बल्क आपको नहीं मिलेगा सिर्फ सीमेंट से। तो इसलिए हम 2 तरीके के एग्रीगेट यूज़ करते हैं। एक तो फाइन एग्रीगेट यूज़ करते हैं। अब फाइन का मतलब क्या है कि एक छलनी लो, उस छलनी की जो पार करने की या फिर छेद जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4.75। जो ऊपर रुक गया वो कोर्स, जो नीचे निकल गया वो फाइन। फाइन एग्रीगेट कौन होता है, जो 4.75 mm की छलनी से आर पार निकल जाता है वो फाइन होता है, ऊपर रुक जाता है वो कोर्स होता है। तो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में डिफरेंस समझ आ गया होगा मोटा मोटी। ओके, अब यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं अबाउट द एग्रीगेट। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। ये देखो नेचुरली भी निकाली जाती हैं, जितनी भी रॉक्स होती है उनको तोड़ के, आर्टिफिशियली तोड़ के भी बनाए जाते हैं एग्रीगेट्स। और जो फाइन एग्रीगेट्स होते हैं वो हम सी शोर या फिर बोल दो कि रिवर के किनारों से हम लेके आते हैं। तो ये इस तरीके से होती हैं। आप बोल सकते हो कि आप जब कंक्रीट बनाते हो उसका 70 से 80% जो हिस्सा होता है वो कोर्स और फाइन एग्रीगेट का ही होता है, और जो सीमेंट वाटर की पेस्ट की जो मैट्रिक्स होती है वो ऑलमोस्ट 21 से और 32% या 30% के बीच का ही आपका बाइंडिंग मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या बात करनी है, देखो इतनी बात समझ में आ गई, हाँ बात समझ में आ गई इतनी। अब क्या है, देखो आगे लेट्स मूव फर्दर। ड्यूरेबल बनाता है, हार्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड होना चाहिए। वेल ग्रेडेड मैंने अभी आपको बताया ही था। जितने भी बिगर वन नोन एज द कोर्स एग्रीगेट, स्मॉलर वन नोन एज द फाइन एग्रीगेट, जिनको सैंड के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। अब क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट का मतलब है, पहला होता है कि किस ओरिजिन से वो आया है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। अगर नेचर से हम जैसा है एज इट इज़ उठा के लाए हैं, नेचुरल है। तोड़ के लाए हैं तो आर्टिफिशियली तोड़ के लाए हो। दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज करते हैं। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 तरीके के एग्रीगेट्स होते हैं, एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है आपका कोर्स एग्रीगेट। जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो आप एक छलनी लगा दो, कितनी की, 4.75 mm की छलनी लगा दो। जो एग्रीगेट निकल जाता है उसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, जो ऊपर रुक जाता है उसको हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। गॉट इट। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है यार, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जो 4.75 सी से निकल जाता है वो फाइन है, जो ऊपर रुक जाता है 4.75 mm की सी से जो पास हो गया वो क्या है, वो फाइन है, जो रुक गया वो कोर्स है। बस इतनी बात याद रखनी है। अब हम शेप के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है राउंडेड शेप। हाँ, राउंडेड मतलब बिल्कुल उसके ऊपर ज़्यादा नुकीले चीज़ें ना हो। दूसरा होता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब कुछ इस तरीके का, ठीक है। एंगुलर का मतलब है कि इसके ऊपर इस तरीके से स्टार जैसा आपका स्ट्रक्चर हो।
उसके बाद होता है एंगुलर के बाद में फ्लैकी। अब सबको कन्फ्यूजन होती है फ्लेकी के अंदर, फ्लेकी को इलोंगेट से कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभी समझेंगे क्या होता है, ओके समझेंगे। सबसे पहले हम राउंडेड के बारे में देखते हैं। राउंडेड जो होते हैं वो रिवर के पास से मिलते हैं, बिल्कुल अच्छी सी बहुत गजब की वर्केबिलिटी देते हैं। वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से आप कंक्रीट के साथ काम कर पाते हो, जितनी आसानी से कर पाते हो उतना ही आपका कंक्रीट क्या है, वर्केबल है। गॉट इट? यस गॉट इट। तो ये बहुत अच्छी वर्केबिलिटी आप बोल सकते हो कि आपको देते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, राउंडेड के बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पे राउंडेड तो हो ही गया था। अब हम बात करेंगे राउंडेड के बाद में एंगुलर्स के। ये 32% देता है मिनिमम वॉइड्स, आप बोल सकते हो कि ये सबसे कम वॉइड देता है। कोई पूछे कि किस तरीके का आपका एग्रीगेट मिनिमम वॉइड देगा, तो राउंडेड एग्रीगेट सबसे कम वॉइड्स आपको देगा। और इरेगुलर जो होता है वो आपको 36% है ना वॉइड्स देता है, ज़्यादा देता है। एंगुलर और उससे भी ज़्यादा 40% देता है। सीधी बात है, जितनी इरेगुलरिटीज़ आपकी आती जाएंगी एग्रीगेट में उतने ज़्यादा वॉइड्स क्रिएट करते जाएगा। समझ पा रहे हो? जितने ज़्यादा वॉइड्स क्रिएट कर पाएगा तो उतने ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम कर पाएगा, लेकिन जितनी ज़्यादा एंगुलरिटी आती जाएगी उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग भी इंक्रीज होती जाएगी। तो बॉन्डिंग को अगर इंक्रीज करवाना है तो एंगुलरिटी होना जरूरी है। अगर आपको स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाना है तो उसके अंदर वॉइड्स कम होने चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट फ्लेकी एग्रीगेट्स क्या होते हैं। देखो फ्लेकी एग्रीगेट्स कुछ इस तरीके के एग्रीगेट्स होते हैं, कुछ ऐसे दिखने वाले। इनकी क्या पहचान होती है, इनकी जो थिकनेस होती है ना, थिकनेस मोटाई, वो इनके मीन डायमेंशन के, मतलब इसकी लेंथ भी कुछ होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। अगर मैं तीनों को डिवाइड कर दूं 3 से तो कुछ ना कुछ मेरे पास वैल्यू आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी वैल्यू आती है या कुछ भी वैल्यू आती है XYZ। तो जो आपकी जो वैल्यू आई, जो डी वैल्यू आई, द फ्लैकी एग्रीगेट थिकनेस शुड बी लेस देन 60%। मतलब जो इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी थिकनेस है वो जो मीन डायमेंशन आई डी आई उसकी 60% से कम होनी चाहिए। मतलब जो डी का अगर आप 60% निकालते हो ना, डी का अगर मैंने 60% निकाला, मान लेते हैं क्या आया, डी का 60% आया Z, तो जो Z आना चाहिए वो आना चाहिए 60% से भी कम, लेस देन 60% होना चाहिए। मीन डायमेंशन की 60% या 60% से कम अगर थिकनेस है, ऐसे एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं, फ्लैकी एग्रीगेट बोलते हैं। समझ आ गई बात? हर एग्रीगेट की अपनी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। उसका मीन निकाल लिया, उसके मीन का 60% निकालो और उसकी थिकनेस देखो। अगर 60% उसकी थिकनेस आ रही है या फिर उससे कम आ रही है थिकनेस 60% की वैल्यू से, तो वो एक फ्लैकी एग्रीगेट होगा। क्लियर हो गई बात? ओके, लेट्स मूव फर्दर। Very sharp and rough aggregate particles or flaky and the elongated particles require more fine materials to produce the workable concrete accordingly. The water requirement and therefore the particles should be roughly cubical in shape. ठीक है? The flakiness and the elongation test are described in 2386 कोड के अंदर लिखा हुआ है। ये तो छोड़ो, this is not that much important. अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। किन की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स आपके एग्रीगेट्स की। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स में एक एक चीज़ें ध्यान से देखते जाएंगे और करेक्टरिस्टिक्स को समझते जाएंगे। द प्रॉपर्टीज टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग एग्रीगेट। आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखनी चाहिए किसी भी एग्रीगेट को सेलेक्ट करते टाइम पे? कंक्रीट आर स्ट्रेंथ, पार्टिकल शेप कैसी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, बल्क डेंसिटी देखते हैं, वॉइड्स कितने हैं उसके अंदर, पोरोसिटी। क्योंकि यार 70% से 80% तो एग्रीगेट ही है ना। अगर आपने इनको सेलेक्ट करते टाइम गलती कर दी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम स्ट्रेंथ का। क्या देखेंगे? स्ट्रेंथ का देखेंगे। तो क्या देखेंगे बेसिकली हम स्ट्रेंथ में? द स्ट्रेंथ शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द कॉन्क्रीट। मतलब जो आप एग्रीगेट चुनना चाहते हो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जैसा उससे आप कंक्रीट बनवाना चाहते हो एटलीस्ट उसके बराबर होनी चाहिए।
किस तरीके से टेस्ट करते हैं किसी भी कंक्रीट के या किसी भी एग्रीगेट के स्ट्रेंथ को? क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट से करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट, 10% फाइंस टेस्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। फर्स्ट जो टेस्ट है आप क्रशिंग टेस्ट बोल रहे हो वो सबसे रिलायबल और बेस्ट टेस्ट माना जाता है। दूसरा हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जिस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है स्टिफनेस। देखो भाई स्टिफनेस कुछ नहीं होता, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है जो कि इक्वल टू द वेटेज एवरेज ऑफ द मॉडुलस ऑफ सीमेंट पेस्ट, इक्वल होना चाहिए। सीमेंट का जो पेस्ट आप बनाते हो उसके जो कंक्रीट के लिए एग्रीगेट ले रहे हो उनका स्टिफनेस दोनों की बराबर होनी चाहिए। हम तीसरी चीज़ देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, सी वाली जो मतलब तीसरी चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे हम एग्रीगेट की बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आपको पता है जितने ज़्यादा आपको बॉन्ड चाहिए उतना ज़्यादा क्या होना चाहिए वहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा होना चाहिए, एंगुलरिटी ज़्यादा होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एग्रीगेट एंड द सीमेंट पेस्ट दस हैज़ द इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है सीमेंट कंक्रीट के और सीमेंट एग्रीगेट्स के पार्टिकल्स के बीच में। क्लियर हो गई बात? शेप देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं। क्यों देखते हैं शेप? मैंने बताया कि राउंडेड जो होता है वो वर्केबिलिटी तो ज़्यादा देता है, साथ साथ वो उसके अंदर वॉइड्स भी कम होते हैं, स्ट्रेंथ भी देता है, लेकिन बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं देता है। बॉन्डिंग सबसे अच्छी कौन देता है? जितने भी ज़्यादा एंगुलर होते हैं वो सबसे अच्छी बॉन्डिंग देता है। इसलिए हम यहाँ पे शेप और टेक्सचर को भी कंसिडर करते हैं। आगे चलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब समझते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ नथिंग बट, आप बोल सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उस मटेरियल की बल्क डेंसिटी या मास डेंसिटी डिवाइडेड, या मैं लिख सकता हूँ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, पानी की डेंसिटी। मतलब अगर मैं मटेरियल की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से कंपेयर कर दूं या रेशियो में लिख दूं उसको ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। गॉट इट? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट शुड बी 2.6 to 2.7, 2.6 से 2.7 के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए एक अच्छे एग्रीगेट की। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। जनरली इंडिकेट द क्वालिटी। देखो ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी में इंडिकेट हाई पोरोसिटी। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी, और पोरोसिटी जो होती है वो जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। याद समझ में आ गया? तो जितनी ज़्यादा आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतनी कम आपकी पोरोसिटी होगी। देखो, जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी कम आपकी पोरोसिटी, और जितनी कम पोरोसिटी उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट पोरोसिटी मतलब छोटे छोटे छेद कम हो रहे हैं। जितने कम छेद होंगे उतनी कम उसकी पोरोसिटी होगी, जितनी कम पोरोसिटी होगी उतना कम उसके अंदर वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। याद रखनी ये चीज़ें। नेक्स्ट होता है बल्क डेंसिटी। देखो, डेंसिटी एक अलग चीज़ होती है, बल्क डेंसिटी एक अलग चीज़ होती है। क्यों, क्या डिफरेंस है? देखिए, बल्क का मतलब होता है पूरा का पूरा मटेरियल की डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बल्क डेंसिटी, है ना? मतलब क्या है बल्क डेंसिटी का, ना डेफिनेशन दो, मतलब बताओ भाई। देखो, बल्क डेंसिटी का बेसिकली मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, इसको ही हम बल्क डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो द बल्क डेंसिटी एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन देयर पैकिंग, the particle shape and size, the grading, moisture content. For coarse aggregate, a higher bulk density is indicate the few voids. जितनी ज़्यादा bulk density होगी, यहाँ लिख दूँ BD, bulk density ज़्यादा उतना कम आपके पास में क्या होंगे? voids होंगे। जितने कम voids होंगे उतनी ज़्यादा bulk density होगी। बात वही है, bulk density ज़्यादा इसका मतलब उतनी ज़्यादा उसकी specific gravity और उतनी ही ज़्यादा उसकी strength। बस ये छोटे छोटे साइंस के टर्म्स हैं यार। साइंस इज नथिंग बट चीज़ों को थोड़ा सेंस मैनर में अगर आपने सोच लिया तो उसको ही साइंस बोल देते हैं। नेक्स्ट होता है वॉइड रेशियो।
वॉइड रेशियो वही होता है, वॉइड के बीच का रेशियो। वॉइड्स के बीच का रेशियो, वॉइड्स कितने हैं पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर, वॉइड्स कितने हैं। वॉइड रेशियो का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बस। तो दिस इज यू कैन से वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो समझ में आ गया, बल्क डेंसिटी समझ में आ गई, तो सब चीज़ें समझनी, पोरोसिटी समझने आ गई। मैं एक छोटी सी बात बताऊं भाई, सीधी बात है, ये एग्रीगेट है और ये तो कोई दूसरा एग्रीगेट है। इस एग्रीगेट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉइड्स हैं, छेद हैं, और इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बताओ किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ए की कि बी की? इसको ए मानना था, इसको बी की, तो ऑफकोर्स बी की ज़्यादा होगी यार। बस ये बल्क वल्क वॉइड वॉइड सब छोड़ो। पोरोसिटी का मतलब वॉइड्स का प्रेजेंट होना, छेद का प्रेजेंट होना। वॉइड्स रेशियो का मतलब भी वॉइड्स का प्रेजेंट होना। बल्क डेंसिटी मतलब छेद कम होना, बल्क डेंसिटी ज़्यादा मतलब छेद कम होना। तो सीधी बात है, जितने कम छेद होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी। तो मॉइस्चर कंटेंट की बात करें, मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने पहले ही बताया था, वाटर सीमेंट रेशियो एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? 0.4 से लेके 0.7 तक। अगर आपके एग्रीगेट, अभी हम एग्रीगेट की बात करें, अगर एग्रीगेट के अंदर पानी ज़्यादा है तो और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो गया तो वो ब्लीडिंग कर देगा। तो एक अप्रोप्रिएट वे में होना चाहिए। बल्किंग भी होना चाहिए। बल्किंग क्या होती है, देखो ध्यान से सुनो। The increase in the volume of given mass of the the fine aggregate caused by the presence of water is known as the bulking. There will be the change of segregation, honeycombing and reduce the yield concrete. क्या बोलना क्या चाहता है ये, ध्यान से समझे। बोलना ये चाहते हैं ये, the increase of volume, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे किसके हिसाब से? मास के हिसाब से। मतलब किसी पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में मास अगर इंक्रीज होता है तो प्रेजेंस ऑफ वाटर जो होता है बल्क हो जाता है। मतलब क्या है इसका कि देखो, बल्किंग होने का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे लाके क्या रखी, एक एग्रीगेट रखा है ना, फाइन एग्रीगेट था, आपने लाके रखा, थोड़ा सा पानी डाला उसके ऊपर, और ये तो भाई साहब क्या हो गए, फूल के डबल हो गए। तो अगर ऐसा कोई एग्रीगेट करता है तो उसको तो नहीं यूज़ करना ना यार। क्यों? क्योंकि कल को वो कंक्रीट में डाले हुए तो कंक्रीट भी तो बल्क हो सकता है ना। तो दिस इज व्हाट वी शुड नॉट डू। नेक्स्ट होता है फाइननेस मॉड्यूलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइननेस मॉड्यूलस? फाइननेस मॉड्यूलस इज नथिंग बट यू कैन से द, अभी बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ। लेट मी चेंज द कलर यार। देखो, मैंने आपको एक डब्बा दिया और डब्बे में दिए मैंने आपको अलग अलग साइज के क्या एग्रीगेट्स, अलग अलग साइज के, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, कोई बिल्कुल छोटा। इस तरीके से अलग अलग आपको डिफरेंट वेल ग्रेडेड आपको यहाँ पे क्या मिले, एग्रीगेट्स मैंने दिए। मैंने बोला कि ये एक काम करो, इन सारे के सारे एग्रीगेट्स का ना मीन साइज निकालो। तो मीन साइज ही क्या होता है, फाइननेस मॉड्यूलस होता है। ठीक है, फाइननेस मॉड्यूलस इज नथिंग बट जितना मैंने आपको सैंपल दिया उसके अंदर अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होंगे, उनकी मीन वैल्यू को ही हम फाइननेस मॉड्यूलस बोलते हैं। कितनी कितनी फाइननेस मॉड्यूलस होती है, देखो ध्यान से। फाइननेस मॉड्यूलस वेरी करती है। फाइननेस मॉड्यूलस 2 से लेके 3.5 तक फाइन एग्रीगेट की होती है। फाइन एग्रीगेट के लिए अगर कोई फाइननेस मॉड्यूलस बोले तो 2 से लेके 3.5 होती है। कोर्स एग्रीगेट के लिए 5.5 से लेके 8 तक आपकी फाइननेस मॉड्यूलस होती है। तो बोल सकते हो कि फाइननेस मॉड्यूलस जितनी कम है उसका मतलब है उसके एवरेज पार्टिकल साइज भी कम है, मतलब छोटे हैं, पतले हैं, बहुत छोटे हैं, उनकी रेडियस कम है। और इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल तो 3.5 से लेके 6.5 तक इन जनरल आपको एग्रीगेट्स का फाइननेस मॉड्यूलस मिल जाता है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि 2 से लेके 3.5 तक अगर आपको क्या मिले, साइज मिले या फाइननेस मॉड्यूलस मिले, इसका मतलब है वो क्या है, फाइन एग्रीगेट्स हैं। और अगर आपको कोर्स एग्रीगेट के फाइननेस मॉड्यूलस देखना है तो 5.5 से लेके 8 तक का जो साइज होता है वो कोर्स एग्रीगेट का होता है। उसके अलावा 3.5 से लेके 6.5 तक का जो साइज का रेंज होता है वो ऑल इन एग्रीगेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि अगर एवरेज देखो, ये है फाइन एग्रीगेट का सैंपल, ये है कोर्स एग्रीगेट का सैंपल, इन दोनों के बीच में है एक ऑल इन वन या फिर ऑल इन एग्रीगेट का सैंपल।
तो फाइननेस के लिए कितना आपको रेंज मिलेगा, 2 से लेके 3 या 3.5। कोर्स के अंदर आपको रेंज मिलेगा 3.5 से 6.5। और ऑल इन एग्रीगेट्स आप देखने को कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको एग्रीगेट्स देखने को मिलेंगे 5.5 सॉरी 3 पॉइंट here will be sorry this will be 5 to 8 or this will be your, let me change color here, this will be your 3.5 to 6.5। तो इस तरीके से आपको रेंज देखने को मिलेंगी। तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं या फाइन एग्रीगेट्स होते हैं उनके जो साइज होते हैं वो होते हैं 2 से लेके 3.5 तक, और जो आपके कोर्स पार्टिकल्स होते हैं या कोर्स एग्रीगेट होते हैं उनके जो साइज होते हैं वो होते हैं, आप बोल सकते हो 5.5 से लेके 8 तक। और जो ऑल इन एग्रीगेट्स होते हैं उनके जो साइज होते हैं वो होते हैं 3.5 से लेके 6.5 तक, या फिर यू कैन से 6 तक भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको अगर एग्जांपल दूं किस तरीके से आप फाइननेस मॉड्यूलस निकालते हो, तो आप यहाँ पे 100 ग्राम आपने एग्रीगेट ले लिए, इस तरीके की सीव होती है 80 mm की, 40 mm की, 20, 10, 4.75 mm की ले ली। लेने के बाद में इसमें डाला ऊपर एग्रीगेट्स को 100 ग्राम को और हिला दिया, इसको शेक कर दिया बहुत ज़बरदस्त। तो जो वेट रिटेन होगा 80 mm में मान लेते हैं 100 ग्राम का 10 ग्राम बच गया, यहाँ 30, फिर 30, फिर 20, फिर 10। फिर परसेंटेज अगर मैं देखूँ तो पहले में 10%, 30%, 30%, 20%, 10%। फिर इसका कम्युलेटिव परसेंटेज देखिए तो 10, 40, 70, 90, 100, और आपको पूरे को अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे आएगा 310, और डिवाइड में करना है 100 क्योंकि 100 टोटल आपका ग्राम था। तो यहाँ पे आ जाएगा 310 अपॉन में 100 विच इज़ इक्वल टू 3.1, और जो 3.1 होगा यही आपका होगा क्या, फाइननेस मॉड्यूलस। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इस तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फाइननेस मॉड्यूलस निकालते हैं। सैंड का अगर फाइननेस मॉड्यूलस देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। अब कुछ डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं। एक होता है सिंडर एग्रीगेट, है ना, कई बार एग्जाम आता है CINDER। सिंडर का मतलब क्या होता है, सिंडर का मतलब होता है ऐसा एग्रीगेट जो कहाँ से लिया हुआ हो, भट्टियों से लिया हुआ। भट्टियों के अंदर क्या होता है, बर्न्ट फर्नेंसेस होते हैं, जले हुए फर्नेंसेस होते हैं। अगर बर्न्ट फर्नेंसेस को एज अ एग्रीगेट यूज़ करोगे तो ऐसे एग्रीगेट को सिंडर एग्रीगेट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट, मतलब एक ब्रिक थी आपके पास, एक ईंट थी, उसको आपने तोड़ दिया और एज अ एग्रीगेट आपने यूज़ कर लिया, दैट इज नोन एज द ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एग्रीगेट्स को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जो कि हम हाईवे इंजीनियरिंग में करते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर का, जिसमें ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए हुए हैं हमने। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर अच्छा लगा तो बताओ अच्छा लगा, बेकार लगा तो भी बताओ बेकार लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।